नमस्कार, मैं शशांक गट्टेवार। आज ये वीडियो मैं द फ्री मीडिया के साथ प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये वीडियो का विषय है यूनियन बजट और विदर्भ। इस बारे में हमें माहिती देने के लिए हमारे साथ में है नेचुरल रिसोर्सेज के स्ट्रैटेजिस्ट प्रदीप महेश्वरी जी। नमस्ते सर। नमस्कार। नमस्कार शशांक, बोलो सर। पहला सवाल ये है कि जो अभी बजट हमारा आया है उसको लेके आपका ओपिनियन क्या है? पहला तो ये कैसा बजट है वो? देखिए, सरकार ने इस बजट में मेहनत काफ़ी की है और देश की प्रगति के लिए सरकार ने सभी आवश्यक कदम इस बजट में लिए हैं और इसके दूरगामी परिणाम इसके काफ़ी अच्छे होंगे और देश में जो एक बड़े निवेश की सरकार ने घोषणा की है, बहुत बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में और बाकी प्रोजेक्ट्स में जो सरकार बहुत पैसा निवेश कर रही है, डेफिनेटली ये बजट उसके हिसाब से काफ़ी अच्छा है। सर, जब बजट आता है तो एक सवाल ये होता है कि देश का बजट है, बट अगर मैं हमारे विदर्भ की बात करूं तो इस बजट से विदर्भ को, नागपुर को या विदर्भ के यूथ को, नागपुर के यूथ को क्या मिला? अपॉर्चुनिटीज तो देखिए बहुत सारी ओपन अप हो रही हैं, लेकिन यहाँ हमने जो सरकार से हमारी अपेक्षाएं थी बजट के पहले का, यदि आप 3 महीने 2 महीने पहले से बजट पे जो चर्चाएं शुरू हुई हैं, उन चर्चाओं को देखते हुए यहाँ के प्रतिनिधियों ने, यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने, हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर्स ने केंद्र सरकार से बहुत ऐसी कोई विशेष मांग नहीं की जो मांग मीडिया में या नागपुर में ऐसी हमें मालूम पड़े कि बहुत सारी ऐसी हमारी तरफ से, हमारे रीजन की तरफ से बहुत सारी केंद्र सरकार के लिए मांगे यहाँ से गई नहीं। महाराष्ट्र सरकार का जहाँ तक सवाल है, महाराष्ट्र सरकार का भी पर्टिकुलर विदर्भ के यूथ के लिए जो आप बात कर रहे हैं, यहाँ उनका जो फोकस होना चाहिए उतना फोकस नहीं होने की वजह से यहाँ के युवाओं को विदर्भ में अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली हैं, लेकिन जो विदर्भ का टैलेंट है उस टैलेंट के लिए पूरे देश में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज ओपन हुई है। पर इसको थोड़ा अपन दुर्भाग्य बोलेंगे कि ये अपॉर्चुनिटीज हमारे विदर्भ के यूथ के हिस्से में बहुत ही कम आई। सर, जो स्कीम्स इन्होंने अनाउंस की है उससे कोई स्कीम से विदर्भ को फायदा होगा? जैसे अभी रिसेंटली एक खबर आई थी कि रेलवेज जो है उससे विदर्भ को फायदा होगा, तो इसके अलावा और कोई स्कीम्स के थ्रू हमारे विदर्भ को फायदा हो सकता है? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने आने वाले भविष्य के रिक्वायरमेंट्स जैसे कि क्लीन एनर्जी है, ग्रीन एनर्जी है और हमारे बहुत सारे जो देश को हमें कार्बन न्यूट्रल बनाना है, हमने जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रदूषण को लेकर जो हमने प्रोमिसेस किए हैं उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए सरकार ने वो जो कदम उठाए हैं, वो कदम को उठाने के लिए जो हमारे जैसे सोलर में हमने काफ़ी बड़ा एक अमाउंट सरकार ने पीएलआई स्कीम में दिया है, हम विदर्भ में उन स्कीमों का फायदा उठाने के लिए तैयार नहीं है। वो प्रकल्प हमारे यहाँ आ ही नहीं रहे हैं, ताकि वो प्रकल्प हम लोग आए तो हम उसको पीएलआई पे फायदा ले सकते हैं। तो हम केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए हम विदर्भ में उस पर्टिकुलर लेवल पर नहीं है जहाँ हम ले सकें। ये सारा लाभ गुजरात और तमिलनाडु, कर्नाटक सरी के राज्य ये सारा लाभ लेकर जाएंगे। तो सर, आज हमारे विदर्भ या नागपुर की बात करूं तो ऐसे कोई प्रोजेक्ट्स है जो रुके पड़े हैं या जो प्रोमिसेस हमारे नेताओं ने किए थे कि हम ये प्रोजेक्ट्स लाएंगे, ऐसा कोई प्रोजेक्ट है? और दूसरी चीज कि हमारे विदर्भ की जो स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ के ऊपर क्या कोई प्रोजेक्ट्स ये लोग अभी कर नहीं रहे जो करना चाहिए, ऐसा कुछ? देखिए, हमारे विदर्भ की स्ट्रेंथ का यहाँ तक सवाल है, स्ट्रेंथ का अध्ययन मैंने बहुत गहराई से किया है। हमारी स्ट्रेंथ हमारे मिनरल्स हैं। हमारे मिनरल्स का यदि हम वैल्यू एडिशन प्लान करते हैं तो हमारे मिनरल्स की वैल्यू को हम 10 गुना तक बढ़ा सकते हैं। इन 10 गुना बढ़ाने के लिए हमें बिजली की आवश्यकता है, हमें मैन पावर की आवश्यकता है, हमें पानी, सेंट्रल लोकेशन, हमारे पास हर चीज़ है, लेकिन हम उन अपनी स्ट्रेंथ पे आधारित प्रकल्प को आकर्षित करने में विफल रहे हैं। हमने एक यहाँ पर कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें हमने फेरोलाइज क्लस्टर से मैंगनीज को हमने चालना देने की कोशिश की थी कि मैंगनीज पे हमारे यहाँ 10,000 लोगों को काम मिले। इसी तरह से जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की कि हम देश में रिफाइनिंग कैपेसिटी डबल करना चाहते हैं, तो उस समय अपनी सारी स्ट्रेंथ पे आधार हमने अपनी प्रस्तावना रिपोर्ट्स बनाकर केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, माननीय नितिन गडकरी जी को, देवेंद्र जी को, हमने सारे लोगों को हमने अपनी स्ट्रेंथ आधारित प्रकल्प उनको दिए। दुर्भाग्य की बात है कि इतने सालों बाद भी उन प्रकल्प पे अभी तक काम शुरू नहीं हो पाया है। हमारे पास स्ट्रेंथ हमारी देश में किसी भी डेवलप्ड राज्य से ज़्यादा हमारी स्ट्रेंथ होने के बाद भी हमें वो प्रकल्प हम लाने में कामयाब नहीं हो पाए। इसके ऊपर हमें गहराई से अपना विश्लेषण करना चाहिए
और उनको लाने की दिशा में हमें फिर से पूरे जोश के साथ काम करना चाहिए। सर रिफाइनरी का आपने भी एक मुद्दा छेड़ा। रिफाइनरी जब प्रपोजल गया था, आप भी यूनियन मिनिस्टर के पास गए थे, तो उस टाइम पे देवेंद्र फडणवीस जी ने भी प्रपोजल वगैरह दिया और अच्छा खासा मीडिया में वो आया था। तो क्या आप ये शेयर करेंगे कि क्यों वो प्रोजेक्ट इतना अच्छे से सब मीडिया में आया, सब अनाउंसमेंट हुई, पर अभी वो क्यों? क्योंकि मेरे माहिती अनुसार उसकी फिजिबल स्टडी के लिए बताया गया था, तो क्या कारण है जो रुका हुआ है अभी भी? देखिए, हम जब दिल्ली गए थे तो काफ़ी अच्छे माहौल में काफ़ी अच्छी हमारी एक मुलाकात देवेंद्र जी ने तत्कालीन पेट्रोलियम मंत्री श्री धर्मेंद्र जी प्रधान से हमारी कराई थी। उस समय हमारे प्रकल्प के लिए उन्होंने बोला था कि रिफाइनरी तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मुझे तुरंत हम आपको एक पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स दे रहे हैं और उस पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की फिजिबिलिटी स्टडी हम जल्द से जल्द ऑर्डर करेंगे, यह घोषणा उन्होंने की थी। देवेंद्र जी ने भी उसके बाद ये कहा था कि यह तत्काल इसकी हम शुरुआत करेंगे और उस तत्काल वाली चीज़ को आज हमारे करीब 7 महीने पूर्ण हो चुके हैं। हमारा आदरणीय देवेंद्र जी से फॉलोअप उस बारे में रेगुलर चल रहा है और हो सकता है कि वो जल्द से जल्द अनाउंस हो। और मुझे पूरी उम्मीद है कि पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के साथ रिफाइनरी भी यहाँ पे आएगी, क्योंकि आज नागपुर एक ऐसी जगह है पूरे देश में जहाँ पर सेंट्रल लोकेशन है, जहाँ पे कोल माइनिंग है, जहाँ पर सीमेंट प्लांट्स हैं, जहाँ मैंगनीज है, जहाँ आयरन ओर है। हम यहाँ पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का भरपूर कंजम्पशन करते हैं और ये सारे हमारे प्रोडक्ट दूर से आज ट्रक से, रेल से लाए जाते हैं, जिसपे देश का काफ़ी बड़ा रिकरिंग लॉस हो रहा है। और ये लॉस हमने जब कैलकुलेट किया है पूरा, ये लॉस अलग अलग हेड्स में यदि देखा जाए तो नागपुर में रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल वाले से करीब 30,000 करोड़ रुपए की हमारी सालाना बचत है। और इस चीज को आदरणीय गडकरी साहब ने एक्नॉलेज करते हुए आदरणीय पेट्रोलियम मिनिस्टर को चिट्ठी भी लिखी है कि विदर्भ में रिफाइनरी आने से हमें इतना फायदा होगा और ये फायदे के हिसाब से इस पर निर्णय लिया जाए। हम आशा करते हैं कि इस पर जल्दी निर्णय होगा। सर हमें काफ़ी उनकी तरफ से हमें सहकार मिल रहा है और हम लोग देख रहे हैं कि जल्दी इसके बारे में निर्णय होगा। सर मिहान बहुत बड़े बड़े शब्दों में लिखा जाता है, MIDC बड़े बड़े शब्दों में लिखा जाता है, तो इसमें डेवलपमेंट नहीं होने के कारण क्या है? देखिए, जहाँ तक मिहान का प्रश्न है, मिहान में इंटरनेशनल एयर कार्गो हब की बात थी। मिहान में ACZ बनाया गया ताकि एक्सपोर्ट से कनेक्टेड यूनिट्स यहाँ पर आए और जब इसे बनाया गया तो जो बनाने वाली संस्थाएं हैं जैसे वेद हैं, हमारे नितिन गडकरी जी का जो इसके पीछे परिकल्पना थी, एक काफ़ी जोश और काफ़ी अच्छी स्टडी के साथ इसकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद सरकारें चेंज हुई, उसके बाद में परिस्थितियाँ चेंज हुई, उसके बाद में हैदराबाद में भी एक काफ़ी बड़ा इंटरनेशनल कार्गो के बारे में हैदराबाद ने भी काफ़ी उसमें तरक्की की। तेलंगाना राज्य का निर्माण होने के बाद भी वहाँ पर से काफ़ी हमें टफ कंपटीशन मिला और कुछ सरकारों की वजह से, कुछ विदर्भ शुरू से ही एक उपेक्षित रहने की वजह से हम यहाँ निवेश आकर्षित नहीं कर पाए। अब हमारे यहाँ पर दो MRO कार्यरत हुए हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज आ रही हैं और IT इंडस्ट्रीज में भी अब काफ़ी अच्छी ये इन्वेस्टमेंट आई है। तो मुझे लगता है कि मिहान का विकास अब ज़्यादा दूर नहीं है। कुछ अच्छे, जैसे भी हमने वेद की तरफ से एक प्रपोजल दिया है कि यहाँ पर कंटेनर बनाने का एक बहुत बड़ा काम शुरू किया जाए। देश में पिछले 3 साल से कंटेनर्स की बहुत शॉर्टेज चल रही है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के फ्रेट्स काफ़ी बढ़ गए हैं, इससे व्यापार को नुकसान हो रहा है। तो मिहान में सुटेबल प्रोजेक्ट्स लाने के लिए टास्क फोर्स ने एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन इनवाइट करके सुटेबल प्रोजेक्ट्स को लाने की दिशा में काम करना चाहिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ सारी सुविधाएं होने के कारण यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जरूर आएगा। सर सीधा सवाल पूछूं तो क्या राजकीय इच्छा शक्ति ही मिहान को डेवलप होने से रोक रही है? राजकीय इच्छा शक्ति का तो देखिए प्रश्न इसमें जरूर है। थोड़ा तो कह सकते हैं कि विदर्भ एक प्रायोरिटी इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन राज्य सरकार के लिए नहीं है। ये 2 साल के कार्यकाल से हमें मालूम पड़ता है। आज 35,000 करोड़ से 50,000 करोड़ रुपए के ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स रिसेंटली महाराष्ट्र में अनाउंस हुए हैं, उसमें एक भी विदर्भ में नहीं है। सारा पॉल्यूशन, सारा हेल्थ कनेक्टेड इश्यूज यहाँ पर रेज हो रहे हैं, उसके बावजूद भी सरकार सारे क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट वहाँ दे रही है, जो आने वाले दिनों में विदर्भ के लिए एक बहुत बड़ी थ्रेट है। जब रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र को विदर्भ की बिजली की जरूरत नहीं होगी, जब वो ग्रीन एनर्जी से अपनी ऊर्जा आवश्यकता पूरी करने में सक्षम हो जाएंगे, तो फिर वो विदर्भ की बिजली क्यों लेंगे? और वो विदर्भ की बिजली क्यों लेंगे? तो ये एक सवाल है
कि जिसकी वजह से भी हमें अपने औद्योगिकरण के बारे में सोचना चाहिए और रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल सारी के बड़े प्रोजेक्ट लाकर एंसिलरी यूनिट्स के माध्यम से यहाँ की बिजली यहीं कंज्यूम हो, हमारा ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लॉस हजारों करोड़ का बचे और वो पैसा जो बच रहा है वो यहाँ के यूथ और यहाँ के डेवलपमेंट में खर्च हो, यहाँ के औद्योगिकरण के लिए खर्च हो, यहाँ हर छोटे किसान की फैमिली में एक बच्चे को जॉब मिले और यहाँ हमारे प्रॉस्पेरिटी आए। इस दिशा में राज्य सरकार को अच्छे से सोचना चाहिए और विदर्भ के साथ भी वही व्यवहार करना चाहिए जो रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र के साथ किया जाता है। सर एक मेरा व्यक्तिगत सवाल ऐसा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इज द फ्यूचर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में बहुत बात की जा रही है। टेस्ला बीच में ट्विटर पे आप बहुत एक्टिव होते हो, ट्विटर पे भी बहुत अच्छा खासा बूम हुआ, तो क्या विदर्भ या सेंट्रल इंडिया की बात करूं तो ये लोकेशन इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए या टेस्ला का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए फीजेबल है या परफेक्ट लोकेशन है? देखिए, लोकेशन काफ़ी परफेक्ट है। जब इलेक्ट्रिक व्हीकल की आज से 5 साल पहले चर्चा शुरू हुई तो उस समय हमने वेद के माध्यम से और हमारे अपने पर्सनल माध्यम से मैंने बहुत कोशिश की राज्य सरकार की तरफ से और केंद्र सरकार की तरफ से कि विदर्भ को इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए हब बनाया जाए। सारी सुविधाएं होने की वजह से यहाँ स्टील है, यहाँ पे सोलर पावर जनरेट करने के लिए काफ़ी अच्छी हीट है, यहाँ पर बैटरी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए काफ़ी अच्छा ऑलरेडी हमारे पास में लैंड है, जगह है, सब कुछ है, मैंगनीज है। लेकिन तमिलनाडु और कर्नाटक ये दोनों राज्य इतनी फुर्ती से उन्होंने वहाँ पर अपना इकोसिस्टम खड़ा किया कि जो भी बैटरी बनाने वाले या जो भी स्टार्टअप्स हैं जो इस दिशा में जिन्होंने 4-5 सालों में काफ़ी प्रगति की है, उन स्टार्टअप्स ने जब अपना प्लान किया तो उन्हें महाराष्ट्र की तुलना में बेंगलोर और तमिलनाडु में काफ़ी अच्छा इकोसिस्टम मिला, काफ़ी अच्छा सरकार का सपोर्ट मिला और इन 3-4 सालों में वहाँ पर अच्छे इकोसिस्टम की वजह से हम विदर्भ में पीछे रह गए और सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल से कनेक्टेड अपॉर्चुनिटीज़ वो ये दोनों राज्य लेके चले गए। इस बात को हमें भूलना नहीं चाहिए कि आज बड़े निवेश के मामले में राज्यों में काफ़ी प्रतिस्पर्धा है और प्रतिस्पर्धा होने की वजह से जो राज्य जल्द ही एक्ट होते हैं, जो जल्द अपना एक्शन प्लान बनाते हैं और उस पर एक्ट करते हैं, वो सारी अपॉर्चुनिटी लेके चले जाते हैं। विदर्भ में इस मामले में हमें अपनी नीति बदलनी पड़ेगी और अपॉर्चुनिटीज़ की बात शुरू होते ही अपना इवैल्यूएशन करना पड़ेगा। मैं रोज़ जब अखबार पढ़ता हूँ, नए प्रोजेक्ट के बारे में देखता हूँ और कोशिश करता हूँ कि भाई ये प्रोजेक्ट हमारे यहाँ इसको जो चाहिए वो क्या नहीं है, तो अक्सर निराशा आती लगती है ये देखकर कि हमारे पास सब कुछ है और दूसरों से अच्छा है, उसके बाद भी हम निवेश नहीं ला पा रहे हैं। इस बारे में हमारा आत्ममंथन होना चाहिए। हमारे मिनिस्टर्स, हमारे लोकल स्टेक होल्डर, सारे लोगों ने मिलकर एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करना चाहिए और पता लगाना चाहिए कि हम कहाँ किस कारण से चूक रहे हैं, गलती कहाँ हो रही है। सर आपने बोला कि राज्य सरकार विदर्भ रीजन को इक्वली ट्रीट नहीं कर रही जैसे वो वेस्टर्न महाराष्ट्र साइड कर रही है, तो एज अ वोटर एक सवाल खड़ा होता है कि आज अगर हम पॉलिटिकली बात करें तो विदर्भ रीजन में जैसे राज्य में जो सरकार है उसका वोट बैंक या वोट बेस विदर्भ रीजन में नहीं है और जो केंद्र में सरकार में है उनका वोट बेस है यहाँ पर, तो क्या राज्य सरकार यहाँ पर हेवीली इन्वेस्टमेंट्स लाके डेवलपमेंट करके अपना अच्छा खासा वोटर बेस बढ़ा सकती है और केंद्र में जब वो सरकार में जो पार्टी का बेस है वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लाके अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर सकती है जिससे ये पार्टी यहाँ पर ग्रो ना हो पाए? तो ये एक सवाल है, ऐसा क्यों नहीं होता है यहाँ पर? यहाँ की संभावनाओं के बारे में, यहाँ की स्ट्रेंथ के बारे में एक तो राज्य सरकार के पास यहाँ से उपयुक्त रिप्रेजेंटेशन कभी पहुँचते नहीं है। यहाँ क्या हो सकता है, किस तरह से हो सकता है, और महाराष्ट्र जो आज देश में नंबर 1 इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन लेकर नंबर 1 पे है, वो और आने वाले 10 साल तक अपनी इस पोजीशन को कामयाब रख सकते हैं, अपनी पोजीशन को टिकाए रख सकते हैं। लेकिन यहाँ की संभावनाओं के बारे में एक डिटेल प्रेजेंटेशन, या कि यहाँ क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, यहाँ के खनिजों के बारे में, यहाँ की लोकेशंस के बारे में, उन्हें इस बारे में जब तक यहाँ से यहाँ के उद्योगपति, यहाँ के नेतागण, यहाँ के मिनिस्टर्स, यहाँ के सारे पार्टी पॉलिटिक्स के लोग जब तक राज्य सरकार के पास जाकर इस चीज को ठीक से अपना प्रस्ताव नहीं रखेंगे तब तक यहाँ कुछ होने वाला नहीं। तब तक तो इन लोगों ने अब तक आइडेंटिफाई भी नहीं किया है। इनके पास आज बड़े बड़े लोगों के पास एक लिमिटेड दायरे की सोच है, जहाँ पर उनकी 25 करोड़, 50 करोड़, 200 करोड़ के ऊपर के प्रकल्प आज यहाँ पर सोचे समझे नहीं जाते हैं, उनके बारे में इसके ऊपर चर्चा नहीं होती है। गडकरी साहब कई बार बोलते हैं कि अब आप बड़ा सोचो, बड़े प्रकल्प सोचो, तो हम वेद की तरफ से काफ़ी बड़े प्रकल्प सरकार को दे रहे हैं
और उन पर अब चर्चा शहर में शुरू है। लोग काफ़ी आशान्वित हैं और शहर का एक तबका इन प्रोजेक्ट्स को काफ़ी समर्थन भी कर रहा है। हो सकता है आने वाले दिनों में ये इशू हमारा रिजॉल्व हो जाए। सर, आपके हिसाब से विदर्भ का और नागपुर का जो युवा है, इन्होंने विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए किन किन नेताओं को बोलना, जैसे गडकरी जी तो हमें मालूम है, हाँ, तो ऐसे और कौन कौन नेता है जिनके तरफ इन लोगों ने डिमांड्स करनी चाहिए या फिर इनको अकाउंटेबल होल्ड करना चाहिए? देखिए, आज मैं मॉर्निंग में नितिन राउत जी जो हमारे पालक मंत्री हैं, आज उनके साथ मेरी काफ़ी विस्तृत चर्चा हुई। आज मैं उनके साथ काफ़ी देर बैठा था। उनका काफ़ी रुझान है कि भी इस क्षेत्र का डेवलप होना चाहिए। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमारी बातों को सुना और हमें आश्वासन दिया है कि हम करेंगे। यहाँ के युवाओं को जब सबसे पहले तो यह है कि अपॉर्चुनिटीज जब कोई प्रधानमंत्री अनाउंस करते हैं, जब प्रधानमंत्री कोई बड़ी स्कीम अनाउंस करते हैं, तो उन्हें इस बात का अपने जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी अब ये जो बोल रहे हैं, जैसे प्रधानमंत्री जी ने अभी प्रॉफिट लिंक इंसेंटिव स्कीम दिया, प्रधानमंत्री जी रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी रिफाइनिंग की बात कर रहे हैं, तो इन पे आधारित प्रकल्प के लिए लोकल नेताओं को यहाँ के युवाओं ने बोलना चाहिए। यहाँ के कॉलेजेस में फ्रीक्वेंटली यहाँ की स्ट्रेंथ के ऊपर आधारित सेशंस होना चाहिए कि भाई हमारी ये स्ट्रेंथ है। बच्चों को ये मालूम होना चाहिए कि हमारे रीजन की क्या स्वॉट है। स्वॉट मीन्स स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स। इनके ऊपर एक सेशन होना चाहिए। बच्चों को मालूम पड़ना चाहिए कि हमें यहाँ पर यदि इंटरप्रेन्योर बनना है तो हमें क्या करना है। हमें यहाँ पर कुछ जो यहाँ की स्ट्रेंथ है उस पर आधारित यदि विकास होगा तो सस्टेनेबल होगा, लॉन्ग टर्म में उसका बेनिफिट होगा। इस आधार पे यहाँ पे कॉलेजेस में इसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस होना चाहिए। आज पूना, बॉम्बे के जो स्टूडेंट्स हैं, वहाँ के विद्यार्थी हैं, वो अपने रीजन के प्रति काफ़ी जागरूक हैं। यहाँ पर आर्थिक परिस्थितियाँ थोड़ी कमजोर होने की वजह से विद्यार्थियों के पीछे एक ही लक्ष्य रहता है कि नौकरी नौकरी नौकरी। वो उसकी वजह से उनका जो समुचित एक पूरा देखने का नजरिया है वो थोड़ा संकुचित हो जाता है। लेकिन ऐसा लगता है कि अब थोड़ी जागरूकता आ रही है और चीज़ें ठीक होंगी। सर, आपके विजन और आपके जो आप जिस स्ट्रैटेजिस्ट हो, उस हिसाब से अगर हमारे रीजन का पूर्ण तरीके से विकास होता है तो एक युवा को कितनी सैलरी, जो एक पैकेज रहता है, तो आपके अंदाज से कितना एक पैकेज उसको मिनिमम आपके हिसाब से मिलना चाहिए? देखिए, यहाँ पर यंग यदि 3 तरह के, यहाँ पर यदि इसमें 3 भागों में मैं इसको डिवाइड करूँगा। बच्चे जो मेहनत से पास होते हैं, जिन्होंने 4 साल तक अपने पूरे शिक्षा के दौरान अच्छे से अपना प्रैक्टिकल और अनुभव लिया है, अध्ययन किया है, 40,000 रुपये उसको मिनिमम मिलना चाहिए और संभावनाएं बहुत हैं। 25,000 से 40,000 के बीच नागपुर में और आसपास में 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की क्षमता है। 10 लाख युवाओं के लिए ये रोजगार हो सकते हैं। फ्लाई ऐश जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। आज फ्लाई ऐश यहाँ पर एक बहुत बड़ा हमारा जो एक प्रदूषण की समस्या है, इसको हम अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ सारी फ्लाई ऐश यहाँ से अलग अलग चीज़ों में कन्वर्ट होकर बॉम्बे, पूना जा सकती है। सरकार को थोड़ी फ्री सब्सिडी देना चाहिए। बहुत सारे युवाओं के लिए रोजगार है। मिनरल यहाँ पर बहुत बड़ा एक सेंटर है कि जिन मिनरल पे आधारित बहुत सारे युवा अपना रोजगार कर सकते हैं। और यहाँ इन्वेस्टमेंट लाने के लिए विदर्भ को दूसरे महाराष्ट्र राज्य एवं दूसरे प्रदेशों के इक्वल लाने के लिए सरकार ने कुछ ऐसी योजना बनाना चाहिए। 5 साल के लिए कुछ सपोर्ट सिस्टम देकर विदर्भ को देश के बाकी भागों के इक्वलेंट लाने की सरकार ने कोशिश करना चाहिए। मुझे लगता है कि युवाओं के लिए 25,000 से 40,000 रुपये महीने की तनख्वाह तक यहाँ पर बहुत सारा पोटेंशियल है, जो सरकार ने पोटेंशियल को टैप करना चाहिए। सर, आपने ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की, उसके लिए धन्यवाद।